के को तो खैर एडजस्ट किया ही जा सकता है। अगर एफ ऑफ एक्स को लिया जाए ई की पावर एक्स बाई टू माइनस वन, यही लिया था, यस एफ मैम। डैश एक्स आ जाएगा वन बाई टू ई की पावर एक्स बाई टू। इसका मॉडुलस क्या बनेगा, ये लेस देन इक्वल टू आना चाहिए इससे, यानी कि वन बाई टू ई रेज टू पावर एक्स बाई टू लेस देन इक्वल टू के टाइम्स मॉडुलस ऑफ ई की पावर एक्स बाई टू माइनस वन, इससे आना चाहिए। इसका मॉडुलस किससे बड़ा छोटा होगा, के टाइम्स ई की पावर एक्स बाई टू। अब देखो इस ई की पावर एक्स बाई टू का मॉड वही क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हम ओपन इंटरवल 0 1 में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें तो पॉजिटिव ही होगा ये, तो हमें मॉडुलस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर देखें अगर हम, तो ये जो कंप्लीट फंक्शन है ये नेगेटिव हो सकता है, पर इसका हमें मॉडुलस लेना है, ये बात का ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स बाई टू मॉडुलस मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ऐसे नहीं लिख सकते। यस मैम। इनइक्वालिटी कौन सी यूज़ की हमने, ये वाली। यहाँ अगर के को 1 ले लें तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स बाई टू प्लस वन। अब चाहे 2 को इधर ले जाओ, ये वाला जो 2 है इसको चाहे इधर ले जाओ, तो आप देखोगे कि ये रिलेशन तो हमेशा ही होल्ड करेगा 0 1 इंटरवल में, क्योंकि 0 पे वैल्यू देखोगे 0 के आसपास इसकी वैल्यू क्या आएगी, चलो 0 पे ही देख लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 आएगी, उसकी 1 आएगी, और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम। मैम मैं इसको मतलब e रेस टू एक्स एक्स बाई टू माइनस वन जो फंक्शन है, इसका मैं ग्राफ देख रहा था, मतलब ग्राफ से कंसिडर कर रहा था इसको, मतलब हाफ ऑफ e रेस टू एक्स बाई टू और e रेस टू एक्स बाई टू माइनस वन, तो वो माइनस वन सेटिस्फाई नहीं शिफ्ट कर हो रहा जाएगा, था कंडीशन। मतलब वो शिफ्ट हो जाएगा नीचे थोड़ा, एक ग्राफ ऐसे बनेगा, सॉरी एक ग्राफ ऐसे बन रहा है कि पावर एक्स बाई टू, एक ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो आप ये सोच रहे थे कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमेशा नीचे बन रहा है, वो बड़ा कैसे आएगा, ये दिमाग में था। यस मैम। मॉड्यूलस है ना यहाँ पे, मॉड्यूलस है तो क्या होगा, वैसे तो चलो यहाँ पे क्या है 1/2 कर दिया हमने, उस फंक्शन का भी 1/2 कर दिया पहली बात तो, ई की पावर एक्स बाई टू का, तो थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर इसका मॉडुलस होगा तो ये कुछ ऊपर जाएगा। मॉडुलस के अंदर ये वाली कंडीशन है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से इजीली शो किया जा सकता है। अगर ये मॉडुलस ना होता तो फिर तो मुश्किल हो जाता, फिर हमें के की एडजस्टमेंट थोड़ी करानी पड़ती। ठीक है ना, और के की एडजस्टमेंट भी शायद हर केस में काम ना करती। ठीक है, फिर उस यस हिसाब मैम। से हमें अलग से सोचना पड़ता फिर उसको। सबकी दिवाली अच्छी गई। तो वैसे इस ऑप्शन इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन गलत आ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन में कुछ गलती दे रखी है उन्होंने, वैसे सेकंड सही आना चाहिए। ओपन इंटरवल ए क्लोज्ड इंटरवल बी दे दें तो बात बन जाएगी। मेरा नेट ख़त्म होने वाला है। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ना। अभी के लिए तो सारे मैम ऑप्शन ही गलत बन रहे हैं। एक बार आप इसका ग्राफ देखिए, किसका, ये वाला? आपने जो दो एफ डैश ऑफ एक्स का और एफ ऑफ एक्स का।
एफ डैश एक्स का ग्राफ थोड़ा ऐसे नीचे से आएगा, हाँ, और जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है वो ये बनेगा, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मॉडुलस स्क्रीन लेना नहीं है दिख रही ना। मैम। हैं? एक सेकेंड, मैम मेरा ना एक क्वेश्चन है, हाँ इसके रिगार्डिंग नहीं और कुछ। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ग्राफिकली थोड़ा ये 1/2 हो गया, ये लेस देन इक्वल टू के टाइम्स। वैसे तो चलो ग्राफिकली भी देखा जाए तो के तो मिल ही जाएगा ना न्यानेश। यस मैम, मैं वही बोल रहा था कि के इक्वल्स टू 1 के लिए तो एग्जांपल नहीं मिला मैम। लेकिन अगर हम डायरेक्टली देखना मैम चाहें कि आपने जो ये ग्राफ, इनइक्वालिटी ली है वो हम्म उससे कैसे हो रहा है फिर के इक्वल टू 1 के लिए? रिलेशन तो यही होता है ना, मैं कुछ गलत बता रही हूँ, रिलेशन तो होता तो यही है। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है क्या? 2 - 3, एक सेकेंड, लेस देन इक्वल टू 2 + 3। नहीं देखो, इस तरीके के रिलेशन ही आते हैं इनमें, इधर 5 आता है, इधर -1 मॉड। नहीं, रिलेशन तो यही होता था, ये होता है रिलेशन पूरा, मॉड a - b लेस देन इक्वल टू मॉड। एक मिनट, 2 -3 भी लिया जाए तब भी हो जाएगा। होता तो यही है रिलेशन, मॉड ऑफ a - b लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे ना, हम इस फंक्शन को इस फंक्शन से नहीं, ये फंक्शन जिससे का मैं उससे कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा एक सेकेंड रुको, हाँ ये बात हो गई यहाँ पे कि पहली बात तो हमें ये प्रूव करना है, बाकी सब कहाँ रह गए। अभी तक दिवाली मना रहे हैं क्या? एफ डैश एक्स आएगा ये 1/2 e की पावर x/2, ये आ रहा है। चलो मुझे देखना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें के तो मिल जाना चाहिए। 0 1, अगर हम इसी का नेगेटिव फंक्शन ले लें, -e की पावर इसको y एक्सिस से पलटना है, x एक्सिस y एक्सिस। ये फंक्शन लेके देखना, एक बार चेक करना, e की पावर -x/2।
हेलो। हाँ मैं आ गई, जब पता चला मेरा प्लान खत्म हो गया था। ठीक है। अच्छा, पता नहीं था, मुझे को लगा कि लगा 4-5 मिनट हो गए थे, मुझे तो लगता है। हाँ 4-5 मिनट तो हो गया था मैम। जहाँ हम गलती कर रहे थे वो ये थी, मैं यही बता रही थी, वो बताते बताते गायब हो गया। ये रिलेशन हमें लेके आना है, तो मैं ये गलती कर रही थी, मैं दिखाई उसको नहीं दे शुरू से रहा। मान के चल रही थी। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू के मॉड एफ ऑफ एक्स, ये हमें मैम लेके आना है ना। स्क्रीन स्क्रीन दिखाई नहीं नहीं दे दिखाई रहा। दे रही। अच्छा अच्छा, एक मिनट। मैं कह रही हूँ ये रिलेशन हमें लेके आना है। चलो मैं इसके बारे में और सोचती हूँ, एक बार इस फंक्शन को लेके सोचना, e की पावर माइनस एक्स बाई टू। वो आप ठीक कह रहे थे, ये रिलेशन हमें लेके आना है, ना कि शुरू से मान के चलना है। ठीक है ना। ये मैंने क्या किया गलती, आपने भी उस वक्त नोटिस नहीं की। मैंने ये गलती की कि मैंने एफ डैश लेस देन इक्वल टू के एफ ये मैं लेके चली, तो फिर लास्ट में हमने ये दिखा दिया कि दिस इज लेस देन इक्वल टू सम अदर फंक्शन के को 1 लेके, जो भी था मॉडुलस। तो गलती यस ये मैम। है कि हम शुरू से मान के चल रहे हैं ना। ग्राफिकली ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक बार e की पावर माइनस एक्स बाई टू लेना, और माइनस एक्स बाई टू माइनस वन समथिंग ऐसा फंक्शन, इसको हम अभी लास्ट में देखते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है वैसे? सबसे पहले तो फंक्शन की, मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम। हाँ बोलो। मैम मान लो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और उसका फंक्शन मतलब एक कोई भी एक ले लो मैम, उसका ग्राफ कुछ भी ले फंक्शन लो। का। हाँ मैम, तो हम लोग को पता है मैम, किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव का मतलब है उस पॉइंट पे टेंजेंट। हम्म तो मैम अगर हर एक पॉइंट में टेंजेंट आका जाए, मतलब ड्रॉ किया जाए, हम्म तो मैम वो एफ डैश एक्स की जो ग्राफ होगा उसकी बराबर होगा मैम। हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए। हाँ मैम। एफ डैश एक्स के ग्राफ के क्यों बराबर होगा? वो एफ एक्स के ग्राफ के बराबर होगा। एफ एक्स पे हम टेंजेंट देखते हैं ना। जैसे कि एक ग्राफ है ऐसा, इस पॉइंट पे टेंजेंट देखोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट देखोगे, जब इन्हीं टेंजेंट्स जहाँ जहाँ जिन जिन पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब जिन जिन पॉइंट्स पे टच कर रही हैं ग्राफ को, उसको ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ही तो बनेगा। अच्छा, तो फिर उसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि किसी का डेरिवेटिव मतलब उस पॉइंट पे उसका टेंजेंट? जैसे ये आइडिया मैम होता है जिसके पीछे। टेंजेंट तो नहीं है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जितना कर्ण करता है वो है ना डेरिवेटिव। एंगल करता है। हाँ जैसे ये कर्व है, इस पॉइंट में ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर फंक्शन एफ ऑफ ए वैल्यू लेता है, बी पर एफ ऑफ बी। अब हमें ये देखना है कि ए से बी तक जाते जाते इसकी एफ वैल्यूज में कितना चेंज आता है। तो ए से बी तक जाते जाते ए और बी में कितना चेंज आया, ए और बी के बीच में बी माइनस ए का मॉड या ए माइनस बी का मॉड। लेफ्ट साइड का चेंज तो ये है, जिसको आप बी माइनस ए भी लिख सकते हो, क्योंकि आप यहाँ जानते हो कि एफ ऑफ बी बड़ा है ए छोटा है, तो डिस्टेंस को आप बी माइनस ए भी लिख सकते हो। नहीं पता तो हम मॉडुलस लगा लेंगे। वर्टिकली क्या चेंज आया, मतलब हम रास्ते पे जा रहे थे, हमारे जाते जाते मतलब हमने 5 मिनट ट्रैवल किया पैदल, ट्यूशन की तरफ जा रहे थे हम, तो उस 5 मिनट में हम अपने घर से क्या ट्यूशन पहुंच पाए? घर के पास ही थी। 5 मिनट में क्या हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, या कितनी दूरी हमने तय की? तो यहाँ पे दो चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। एक तो कही जाती है एक्स वैल्यू, जिसको नॉर्मल लाइफ में टाइम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड है ये, सिर्फ टाइम स्पीड और डिस्टेंस तक सीमित नहीं है। तो जैसे जैसे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की ओर बढ़े, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वैल्यू में, मतलब ए पॉइंट से शुरू किया था, उस वक्त टाइम ए था,
और एफ ऑफ ए पॉइंट से हमने, हमारा घर एफ ऑफ ए था, ए टाइम था, बी तक पहुंचते पहुंचते यानी जब बी टाइम हुआ यानी 4 बजे शुरू किया, 6 बजे तक चलते रहे, 6 बजे हम जहाँ पहुँचे उस जगह का नाम क्या है, उसकी जगह का नाम है एफ ऑफ बी। तो कितना चेंज आया, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज। डेरिवेटिव में हम हमेशा रिलेटिव चेंज देखते हैं ना, डेरिवेटिव को क्या बोला जाता है, रिलेटिव चेंज। मतलब चेंज इन वाई, चेंज इन वाई कितना आया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स दैट इज बी माइनस ए, ये देखा जाता है। ठीक है, हाँ मैम। और ये जो एंगल, इसको चाहे आप इतना बड़ा बना लो, इस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट बनाते हैं यहाँ से, इसे मान लो हमने ये टेंजेंट बनाई, मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, एक ये वर्टिकल चेंज हुआ, एक ये हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, उसको बोला जाता है थीटा एंगल। और इस पर टेंजेंट थीटा लगाया जाए तो ये बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, मतलब इस डिस्टेंस को, वर्टिकल को अगर हम मान लें के, और हॉरिजॉन्टल को हम क्या मान लें, एच, कुछ भी मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक है, तो के अपॉन एच करेंगे तो हमें टेंजेंट थीटा मिलेगा, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी के अपॉन एच या एफ ऑफ बी अपॉन एफ ऑफ ए। के अपॉन एच क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री भूल गए। अगर ये डिस्टेंस कितना है, क्या मान लें हम इसको, x मान लेते हैं, चलो ठीक है, या के भाई L मान लेते हैं। tan की बराबर, टेंजेंट की बराबर होगा, tan थीटा की बराबर। इसको अगर L मान लोगे तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता ही है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपको पता ही है, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा यहाँ से क्या निकल के आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता ही है, ये होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज एल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यानी बेस, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, बेस ये है, बेस क्या है, बी माइनस ए अपॉन एल। तो ये बन जाता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एल, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसी को टेंजेंट थीटा बोला जाता है। ठीक है, और थीटा क्या है, जो ये लाइन बन रही है, जो ये टेंजेंट बन रही है, मतलब ये जो टच करके जा रही है लाइन कर्व को, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, इसी को टेंजेंट थीटा बोला जाता है, सॉरी थीटा बोला जाता है। ठीक है, इसलिए टेंजेंट थीटा की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये रेशो जो हम निकालते हैं वो निकलते हैं यहाँ से। हाँ, वो तो बात मतलब पता था, मतलब वो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x, मतलब हर पॉइंट, एक सेकेंड, हर पॉइंट पे आपको अगर टेंजेंट पता है, आपको नहीं पता फंक्शन कैसा दिखता है, लेकिन आपको पता है कि हर पॉइंट पे टेंजेंट उसकी ऐसी दिखती है, उसकी ये डायरेक्शन है, उसकी ऐसी ओरिएंटेशन है, ये थीटा एंगल बनाती है। आप टेंजेंट बना सकते हो हर पॉइंट पे फंक्शन की। आपको ग्राफ से मतलब नहीं है, आप उस ग्राफ को छोड़ दो एक मिनट के लिए। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है इस ग्राफ के पास, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मुझे पता है टेंजेंट थीटा की ओरिएंटेशन क्या है, क्योंकि मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो मुझे पता है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी बनने वाली है। ठीक है, आप जो सोच रहे हो ना उसका उल्टा हम निकाल सकते हैं, उसका ऑपोजिट हम निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट थीटा जो एंगल बनाती है टेंजेंट वो 45 डिग्री है, तो ऐसे बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मान लो ग्राफ में, उस पर जो टेंजेंट है वो 0 एंगल बनाती है,
तो कुछ ऐसा होगा। इस पे जो पॉइंट है, इस पे टेंजेंट लेट्स से कुछ नेगेटिव एंगल बनाती है, या क्या बोलते हैं इसको, या 30 डिग्री कुछ ऐसा एंगल ले लें। हर एक पॉइंट पे आपको जब टेंजेंट मिलती चली जाएगी ना, तो आपकी जो कर्व है आप उसको ड्रॉ कर पाओगे। ऐसा नहीं लगता आपको? वही तो लग रहा है मैम। ऐसे टेंजेंट जो मिलेंगी आपको हर एक पॉइंट पे मिलेंगी। ये तो मैंने 2-3 पॉइंट्स के लिए दिखा दिया। तो इसकी हेल्प से, ये जो टेंजेंट की हेल्प से आप क्या बना पाओगे, ग्राफ बना पाओगे। यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपने निकाला है। इस कंसेप्ट को बोला जाता है स्लोप फील्ड। ये आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में भी आएगा। इत्तेफाक से बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट निकल के आ गया। अगर हर पॉइंट पे हमें फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, फंक्शन किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या वो थीटा एंगल बना रहा है, हर पॉइंट पे हमें फंक्शन का डेरिवेटिव पता हो, तो हम उसका ग्राफ का अंदाज़ा मार सकते हैं। और ये कंसेप्ट आपको ओडी में भी आएगा और उसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वेक्टर फील्ड का कंसेप्ट, स्लोप फील्ड का कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ये वैसे हमारे कॉलेजेस में कभी पढ़ाया जाता है, बाहर के कॉलेजेस में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो वहाँ तो बड़ी इंपॉर्टेंस होती है स्लोप फील्ड की। तो अगर हर पॉइंट पे हमें फंक्शन में क्या पता है, फंक्शन का ग्रेडियंट पता है। ग्रेडियंट का मतलब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आ गया तो हम ग्रेडियंट नाम लेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलेंगे। डेरिवेटिव का जनरलाइज्ड फॉर्म मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में ग्रेडियंट कहलाएगा। तो अगर हमें ग्रेडियंट पता है, डेरिवेटिव पता है, तो हम उस कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कर्व नहीं पता थी हमें, डेरिवेटिव पता था। ठीक है ना? हाँ मैम। यस मैम। तो वो ये तो जब थोड़ा बहुत निकल मल्टीवेरिएटिव के कैलकुलस, हाँ, वो थोड़ा बहुत मल्टीवेरिएटिव कैलकुलस जब कॉलेज में पढ़ा था, तो इस वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं था मैम। मतलब ये स्लोप फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई वीडियोस होंगी ना एनिमेटेड, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी जब मैं आपको कराऊंगी। क्योंकि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जब तक आप एनिमेशन नहीं देखते आपको मज़ा नहीं आता। ग्रांट सैंडरसन 3 ब्लू 1 ब्राउन चैनल का नाम पता है किसी को? किसी ने कभी देखा हो? आउट ऑफ यस क्यूरियोसिटी मैम। ये चैनल ज़रूर देखा करो। ये लीनियर अलजेब्रा को भी विजुअलाइज करवा देता है ये बंदा, ग्रांट सैंडरसन। तो मतलब इसको ज़रूर देखा करो, और इतनी अच्छी एनिमेशंस के साथ बंदा एक्सप्लेन करता है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है वहाँ से। कुछ वीडियोस मैं सजेस्ट करूँगी, उसकी देखना। बाकी आपको बेसिक देखना है तो खान एकेडमी ठीक है, वहाँ से आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं। वो भी अच्छे से बता देता है। बेसिक कैलकुलस है जो, हमें बेसिक कैलकुलस भी नहीं क्लियर होता ज़्यादातर अपने कॉलेजेस में, तो खान एकेडमी सही है। और ज़्यादा प्रॉब्लम्स के लिए अगर कोई चैनल फॉलो करना है, मैथ्स प्रॉब्लम्स के लिए, कैलकुलस प्रॉब्लम्स के लिए, तो ब्लैक पेन रेड पेन, BPRP इसको शॉर्ट में बोलते हैं। देखें ये चैनल्स? यस मैम। तो ये कुछ अच्छे चैनल्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। लिमिट ऑफ रियल फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। लिमिट और कॉन्टिन्यूटी पढ़ने से पहले एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं कि हम अभी तक जो फंक्शंस पढ़ रहे थे उनको बोला जाता था फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल क्यों? क्योंकि इनपुट डाल रहे हैं जहाँ से, वो रियल लाइन होती थी, उसके अंदर एक ही वेरिएबल उठा सकते थे आप, यानी कि f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब से कोई फंक्शन था x³ + 1, इसके अंदर आप एक इनपुट डाल रहे थे। एक इनपुट का मतलब है एक वैल्यू, x वैल्यू। दो इनपुट्स कैसे हो सकते हैं कि आप एक x डालो और एक y डालो और रिजल्ट में आपको जो भी मिल रहा हो, दैट डिपेंड्स फंक्शन पे। इस टाइप के फंक्शन कैसे हो सकते हैं? r² टू r डिफाइंड होंगे, क्योंकि हम रियल में ही काम कर रहे हैं। c² टू r, c² टू c, ये सब भी हो सकते हैं, पर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ r के अंदर, ठीक है, यूक्लिडियन के अंदर। इसीलिए अभी मैंने एक टर्म बोल ली थी, यूक्लिडियन स्पेसेस। यूक्लिडियन स्पेस कौन सा होता है? यूक्लिडियन स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस, r1 over r, r to the power n। r to the power n, ठीक है, r to the power n। यानी यूक्लिडियन स्पेस को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सारे जो ऐसे टपल्स होते हैं इस टाइप के, x1 x2 xn, such that each xi belongs to real number, इनका जो कंप्लीट सेट बनेगा
ये आर एन फॉर्म करेगा। तो आर एन की रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, इसी तरह आर स्क्वायर की रिप्रेजेंटेशन आप बना सकते हो। एक सेकेंड रुकना। ठीक है ना, तो ये होते हैं यूक्लिडियन स्पेसेस, इसी के अंदर सारा काम चलेगा। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस इसी के अंदर चलने वाला है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, सब कुछ इसी का होने वाला है। तो आर भी तो एक यूक्लिडियन स्पेस है। किसका पर्टिकुलर केस है? जब हम एन को 1 रखते हैं तो आर बन जाता है, और अभी तक हम सिर्फ आर में ही काम कर रहे थे। उसको बोला जाता है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। मतलब अगर इस तरीके के फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं तो इसको बोला जाएगा फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। जब इस तरीके के फंक्शंस इंट्रोड्यूस होंगे, जब डोमेन और रेंज कुछ भी हो सकती है, रेंज भी कुछ भी हो सकती है, मतलब मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में अगर कोई मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन की बात की जाए तो वो होगी आर एम टू आर एन, या आप आर एन टू आर एन भी लिख सकते हो, आर एन टू आर एम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एम और एन अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये एम कुछ भी हो सकता है, से एम 2 हो सकता है, ये एन 3 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ये 12 हो, ये 9 हो, पर इतना ज़्यादा आगे हम नहीं जाएंगे। 2 2 एट मोस्ट 1 2 2 2 इसी में रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को। ठीक है, ज़्यादातर आप कौन से फंक्शंस पढ़ने वाले हो? इस टाइप के फंक्शंस। इस टाइप के फंक्शंस कैसे दिख सकते हैं? देखो ऐसे दिख सकते हैं, एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। क्या ये रिजल्ट में एक सिंगल रियल नंबर देंगे या उससे ज़्यादा देंगे? एक ही रिजल्ट देंगे मैम। एक ही रिजल्ट देंगे। ठीक है, क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? नहीं मैम, आर टू टू किसी को आर लग बोला रहा है है ना, डिफाइंड? तो मैम मिडिल में कॉमा क्यों दिया मैम? तो R2 हो गया। नॉट डिफाइंड है ना फिर ये हाँ मैंने मैम। पूछा डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, सीधी सी बात पूछी जाती है मैथ्स में। फंक्शन वहां से वहां तक डिफाइंड नहीं है। फंक्शन अगर ये डिफाइन करना होता तो आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइंड था, क्योंकि ये जो कोडोमेन का जो आप एलिमेंट निकालोगे ये तो कोडोमेन में ही नहीं बिलोंग करेगा। इसलिए दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डोमेन टू दिस पर्टिकुलर कोडोमेन। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि फंक्शंस कैसे दिख सकते हैं यहाँ से। इन टाइप के फंक्शन जिनकी जो कोडोमेन हो वो सिंगल हो, मतलब आर हो, जिन फंक्शंस की कोडोमेन आर हो उनको बोला जाता है स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शंस, ये जो नोट्स है ना, ये आप, मैं एक बार देख लूँगी, डिप्स के बेटर होंगे, मुझे राइजिंग के अच्छे लगे, इनके फॉलो कर सकते हो आप, मैं देख के बता दूंगी अभी। और मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी आज, वो कल की क्लास में करके आना। स्केलर पॉइंट फंक्शंस। स्केलर पॉइंट क्यों? क्योंकि इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक स्केलर आ रहा है। स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है? आर के अंदर स्केलर्स होते हैं और वेक्टर्स तो होते ही हैं, पर इनको स्केलर्स भी बोला जाता है। पर आर स्केलर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्केलर नहीं बोला जाता, उनको सिर्फ वेक्टर बोला जाता है। यानी एक फंक्शन डिफाइन किया जाए आर टू आर स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, तो क्या ये स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा? नहीं, क्योंकि इसकी कोडोमेन क्या है? वेक्टर। वेक्टर्स। इसके कोडोमेन के अंदर वेक्टर्स हैं। कोडोमेन के अंदर स्केलर्स कब होते हैं? जब R1 की बात की जाए, यानी रियल लाइन की बात की जाए, बस उसी के अंदर स्केलर्स होते हैं। उसके स्केलर्स को वेक्टर्स भी बोला जा सकता है, लेकिन हम, पता ही है आपको, स्केलर वेक्टर तो होते हैं पर वेक्टर स्केलर नहीं होते। तो
ये बात हो गई। अब हम इस टाइप के फंक्शंस भी एनकाउंटर करेंगे अपने सामने। आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, लेट्स से कुछ ऐसा फंक्शन दिया गया होगा हमें, इस तरीके के फंक्शंस भी एनकाउंटर करेंगे। इनकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हमसे जज करने को बोली जाएगी। वैसे इनकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना बहुत ईजी है। आप कोडोमेन को देखो, कोडोमेन के हिसाब से आपका जो फंक्शन डिफाइंड है उसको देखो। फंक्शन का एक एक टपल उठाओ, पहला टपल उठाया, वो एक अपने आप में क्या एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करती एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई, तो ये क्या ये कॉन्टिन्यूस होता? बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूस होता, क्योंकि ये दो पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल टाइप का है ना आर स्क्वायर टू आर में, तो ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होता। नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे दिख सकते थे? नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन कुछ इस तरीके का दिख सकता था। जैसे कि चलो डिफरेंशियबिलिटी की बात करती हूँ, आर स्क्वायर में आर स्क्वायर मॉड एक्स वाई होता है एक फंक्शन यहाँ पे। अगर इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी पूछ ली जाती तो पहला जो फंक्शन था वो नॉट डिफरेंशिएबल था, दूसरा डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस सब कुछ है, तो जो कंप्लीट फंक्शन होता है ये नॉट डिफरेंशिएबल कहलाता है। इसके बारे में खैर हम आगे बात करेंगे। मैं एक हल्का सा आइडिया दे रही हूँ कि इसमें डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी चेक करना आसान है, पर इतना भी आसान नहीं है। अभी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें हमें लिमिट और काफ़ी चीज़ें निकाल के देखनी पड़ेंगी, लिमिट वगैरह, उस हिसाब से हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। पर अगर सिंपल फंक्शन इस तरीके के आ रहे हैं तो हमें डायरेक्टली देखना है कि बस कहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ सकती है और उस हिसाब से देखना है। अलग अलग फंक्शन को उठा के, अलग अलग टपल का एक एक एलिमेंट उठा के उनको देखना है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। जो भी पूछा हो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, सबसे पहले इसमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की ही बात होगी। कॉन्टिन्यूटी देखना आसान है, डिफरेंशियबिलिटी की टर्म्स थोड़ी चेंज हो जाती है यहाँ पे। जैसे डिफरेंशियबिलिटी डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सारी डायरेक्शंस होती हैं। हम हाँ, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, लिमिट की बात करते हैं। जब हम रियल लाइन में थे तो हमारी डोमेन क्या थी? डोमेन थी आर। उस पर एक पॉइंट था ए, लेट्स से मान लो हम कोई फंक्शन ले रहे हैं आर टू आर, उस पर कोई एक पॉइंट होता था ए, हमें निकालना होता था लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, ये डोमेन वाला आर है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स। हम क्या करते थे, एक तरफ से आते थे, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते करते आते थे ए पे, फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच करते करते आते थे ए के। तो जैसे जैसे हम अप्रोच कर रहे होते थे हम एफ वैल्यूज़ को देखते थे, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यूज़ को चेक करते हुए आते थे। कहीं कुछ गड़बड़ दिखी तो हम कह देते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, गड़बड़ नहीं दिखी तो लिमिट एग्जिस्ट। दो ही चीज़ें होती थी, या इनफाइनाइट आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी, एग्जिस्ट होगी, बस यही सब बातें होती थी, है ना। जैसे कि एक फंक्शन की लिमिट हम चेक कर रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 मॉड एक्स बाय एक्स, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते करते आते थे 0 पे, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते करते आते थे, इसकी लिमिट -1 आ जाती थी। राइट हैंड साइड से अप्रोच करते करते आते थे, इसकी लिमिट 1 आ जाती थी। तो 1 और -1 कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते थे, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दो अलग अलग तरीके की लिमिट हमें मिल जाती थी, हम बोल देते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपकी डोमेन है आर स्क्वायर, लेट्स से आप इस टाइप के फंक्शन बहुत ही कम देखोगे, आर टू आर स्क्वायर नहीं, ये फंक्शन देखना आसान है। आप इस टाइप के फंक्शंस देखोगे आर स्क्वायर टू आर या आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, कुछ ऐसे भी देख सकते हो, या थोड़े से और भी अलग देख सकते हैं हम। इनमें थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन आर क्यूब टू आर 4 इस तरीके के भी देख सकते हैं, वो आगे आएंगे, अभी नहीं आएंगे, ठीक है। अभी इस तरीके के फंक्शन आएंगे और सबसे पहले आपको इनको हैंडल करना है, ठीक है। सबसे पहले आर स्क्वायर टू आर आए। अब इस फंक्शन की डोमेन उठाते हैं, उसको प्लॉट करते हैं अपने बोर्ड पे। डोमेन कैसी है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के बारे में आप क्या जानते हो? आर स्क्वायर इज अ प्लेन। आर एक रियल नंबर लाइन थी, आर स्क्वायर एक प्लेन है। अब एक पॉइंट लेते हैं स्पेस के अंदर, सॉरी इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट लेते हैं, लेट्स से मैंने एक पॉइंट ले लिया,
ए बी। अब इस पॉइंट को अप्रोच करने के आर स्क्वायर के अंदर कितने तरीके हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्या सबको यही लग रहा है? यस मैम। क्योंकि इस पॉइंट को अप्रोच करते करते हम किस तरफ से आ सकते हैं? इस तरफ से आ सकते हैं। एक पाथ लेते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से शुरू करती हूँ मैं, ऐसे 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 किसी भी तरीके से आ सकते हैं। आप एक खुले मैदान में खड़े हो और आपका नाम है ए कॉमा बी, ठीक है। आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, आपका फ्रेंड है यहाँ पे खड़ा, उसको आपके पास आना है। अब वो फ्रेंड इतना समझदार नहीं कि वो सीधा रास्ता पकड़ के आए, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या कहें, नॉटी सा है, तो वो अजीब अजीब रास्ते पकड़ के आ रहा है आपके पास, ठीक है। एक बार उसने सीधा भी आने की कोशिश की पर वो ज़्यादा सीधा आ नहीं पाया, ठीक है। एक बार इधर से घूम के आया, एक बार इधर से घूम के आया, एक बार इधर से घूम के आया। तो क्या दिख रहा है आपको? वो फ्रेंड और आपके बीच में आने के रास्ते जो हैं, पॉसिबल वेज हैं, कितने हैं? इनफाइनाइट मैम। जितनी कर्व्स आर स्क्वायर में है उतने ही रास्ते हैं ना। हाँ मैम। आर स्क्वायर में आप जितनी कर्व्स बना सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उतने ही रास्ते हैं, मतलब इनफाइनाइट। और अगर अनकाउंटेबल कहा जाए तो भी सही है। अनकाउंटेबल तरीके हैं किसी पॉइंट को अप्रोच करने के। वहाँ हमें क्या लिमिट चेक करनी थी? ऊपर जब जो काम अब तक हम करके आए, LHL और RHL, बस इक्वल हैं, अच्छी बात है, नहीं इक्वल हैं कोई बात नहीं। अब हमें इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल वेज से चेक करना होगा। मुश्किल काम है, मतलब इम्पॉसिबल काम है इस तरीके से चेक करना। तो हम कुछ तरीके पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं इनको, ठीक है। यानी एक सीक्वेंस, हमने सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी का, अगर किसी को याद हो। फॉर ऑल an कन्वर्जेस टू a, मैं लिखती हूँ आपके लिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू a f of x exists if and only for all an converging to a. What is a? ये there exist, sorry, for all an converging to a f of an converges to f of a, या f of an मतलब किसी न किसी l पे जाए, या अगर आपको इक्वल टू एल लेना है तो यहाँ पे ऐसे ले लो, दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली हर एक सीक्वेंस जो ए पे जा रहा है उस पर एफ अप्लाई करें तो वो एल पे जाए। यही करते थे हम लिमिट चेक करते टाइम, ए एन कन्वर्जिंग टू ए, एफ ऑफ ए एन कन्वर्जिंग टू ए एल। लेकिन इसका ऐसे डायरेक्टली यूज़ करना तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि हमें सारे सीक्वेंसेस चेक करने पड़ते ए पे कन्वर्ज करने वाले, और हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर कन्वर्ज करने वाले अनकाउंटेबली मैनी सीक्वेंसेस मिलते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था, इफ इसका एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिया था, मतलब डिस्प्रूव करने में काम आ रहा था सीक्वेंशियल क्राइटेरिया हमारा। एफ ऑफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू एल इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जिंग टू ए सच दैट एफ ऑफ ए एन, या इसको हम डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट इफ देयर एग्जिस्ट एन ए एन कन्वर्जिंग टू ए सच दैट एफ ऑफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू एल, ठीक है। कोई भी एक सीक्वेंस मिल जाता था कन्वर्जिंग टू ए, पर एफ ऑफ ए एन अगर एल को कन्वर्ज नहीं कर रहा था तो हम क्या देते थे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल साइन 1/x की 0 पे लिमिट जब हम चेक कर रहे थे तो हम इसके लिए दो सीक्वेंस ले लेते थे, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिखाने के लिए हम क्या कर लेते थे, हाँ चलो उसके अंदर हम दो सीक्वेंसेस ले लेते थे, ए एन कन्वर्जिंग टू ए और बी एन कन्वर्जिंग टू ए। तो एफ ऑफ ए एन किसी L1 पे कन्वर्ज कर जाए और एफ ऑफ बी एन किसी L2 पे कन्वर्ज कर जाए तो हम बोल देते थे, प्रोवाइडेड L1 नॉट इक्वल टू L2, कि एफ ऑफ ए एन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया था n पाई,
सॉरी 1/n पाई, इसको an नाम दे दो, और एक सीक्वेंस लिया था 1/n पाई प्लस पाई बाई 2। एक सीक्वेंस पे f लगाने पे वो 1 पे कन्वर्ज कर रहा था, एक 0 पे कन्वर्ज कर रहा था। मतलब यहाँ पे L1 की वैल्यू 1 आ रही थी, L1 की वैल्यू 0 आ रही थी, और L2 की वैल्यू 1 आ रही थी। इस वजह से हमने देखा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये क्राइटेरिया सबको याद है? यस मैम। कुछ ऐसा ही अगर हमें हाँ लिमिट डिस्प्रूव करनी होगी तो हम कुछ ऐसा ही प्रूव करेंगे। वहाँ पे सीक्वेंसेस बहुत सारे थे, यहाँ पे तो लिमिट अप्रोच करने के ही तरीके बहुत सारे हैं। वहाँ तो लिमिट अप्रोच करने के एटलीस्ट 2 ही तरीके थे, यहाँ पे तो अनकाउंटेबली मैनी है। तो इसका कोई एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम इसकी लिमिट्स चेक कैसे करेंगे। पहले हमें लिमिट निकालना आना चाहिए, उसके बाद कुछ टर्म्स हैं मैं वो भी बताऊंगी आपको साथ साथ। इसकी पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ओपन स्फीयर, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये सब भी हम बात करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं पहले। फंक्शन डिफाइंड है ऐसे। एक तो आपको रियल की ट्यूशन मिली कि नहीं? मैम वो जो आपने पीयू के बताया था कोई सर, मतलब मैडम थी, वो सर नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने है ना मेरे को मंडे को बोलना था। 10:45 पे क्लास थी और मैं भूल गई मैम, उस दिन तो मैंने ज्वाइन नहीं की। तो फिर उन्होंने अब दिवाली के बाद बोला था, आज उनका कोई मैसेज नहीं आया। अच्छा, काजल का भी लेना होगा ना तुम्हें? काजल आज पूछ रही थी मुझसे कि हाँ, आज मैंने किया था काजल के पास मैसेज मैम। अच्छा, आज ही उसका मैसेज आया था कि कौन है ये लड़की, इसने मेरे पास मैसेज नहीं किया। मैंने कहा एकता है। हाँ, फिर आज ही किया था मैम मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है, ढूंढ लो। और उन्होंने पीयू वाले ने फीस क्या बताई थी, कुछ बताया था? नहीं, उन्होंने बोला था कि पहले डेमो देख लो एक बार। अच्छा ठीक है, ये है फंक्शन आपका। इस फंक्शन को पहले तो ये देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है। कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड लग रहा है आपको? डोमेन, कोडोमेन बताना ज़रा इसकी। मैम डोमेन तो R R2 से R तक, ठीक है। और ये है x³ + y³। अभी के लिए ये फंक्शन रखते हैं। बताओ, ये है फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब डोमेन में तो एक से ज़्यादा है मेंबर्स, दिख ही रहा है हमें। डोमेन में हमें 2 डालने पड़ रहे हैं। मतलब डोमेन है R² वाला प्लेन। मतलब कोई पॉइंट है 0 पड़ा हुआ डोमेन के अंदर, तो 0 को अप्रोच करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, एक 0 को अप्रोच करने का एक ये भी तरीका आपको दिख रहा होगा, क्या पता हम y = x लाइन से अप्रोच करते करते आ रहे हूँ 0 पे, है ना। y = -x से भी करके आ सकते हैं, y = 0 से भी करके आ सकते हैं। y = 0 मतलब x एक्सिस। ये सिंपल आपको कर्व्स दिखा रही हूँ ताकि आपके जो आगे यूज़ होने वाली हैं ये सब चीज़ें, ये सब आसानी से हो पाएँ। मैंने जो आपको फंक्शन दिया बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पर कोई बात नहीं। अब देखो, ये फंक्शन को 0 पे प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पे डिनोमिनेटर x² = x³ = y³। मतलब इस फंक्शन को x = y पे प्रॉब्लम है। मतलब x और y जब दोनों 0 होंगे तब भी प्रॉब्लम है, और x = y होंगे तब भी प्रॉब्लम है, और कुछ और पॉइंट्स पे भी प्रॉब्लम आएगी। x = y, हाँ बस इतने पॉइंट्स पे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इनको अभी हम छोड़ते हैं और ये देखते हैं कि मैम x = y पॉइंट पे क्यों दिक्कत आएगा? x³ - y³, नीचे डिनोमिनेटर देखो ना, x³ - y³ है ना। तो जैसे ही आप दोनों को इक्वल रखोगे x = y मिलेगा। मतलब उस पर तो पक्का प्रॉब्लम है, और उसके अलावा कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम का क्या मतलब है, वहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, उस लाइन के थ्रू आप फंक्शन को अप्रोच नहीं कर सकते, उस पर डिफाइंड नहीं है। और अगर दोनों 0 होंगे तो खैर प्रॉब्लम तो आएगी ही।
तो क्योंकि 0/0 फॉर्म ही बन जाएगी वो, तो लिमिटिंग अगर इसमें आप देखते 0 0 रख के दोनों को तो 0/0 बन जाता है। उसके लिए फंक्शन अलग से डिफाइन कर दिया गया है। अब हमें निकालनी है लिमिट एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई मैम क्यूब। मैम 2 2 ये पॉइंट तो आर स्क्वायर में है, लेकिन इसका पूरी इमेज हमें नहीं, इसका इमेज हमें नहीं मिल रहा। मतलब ये हाँ फंक्शन होगा क्या? मतलब फंक्शन ही तो नहीं बन रहे। फंक्शन तो यही होता है कि डोमेन का सारे पॉइंट को डोमेन पे मैप करना होगा, लेकिन 2 2 जो पॉइंट है और भी 4 4 जो भी 2 4 इक्वल 4 इक्वल 1 पॉइंट 1 है, हाँ इस तरीके के पॉइंट्स है। उसका तो मतलब इमेज नहीं मिल रहा है हमें, तो उसको तो अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। बात तो तुमने सही कर दी। चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फंक्शन लिखने में, हाँ मैम। तो हम मैम इसको थोड़ा मुझे सा। लगता है x नॉट इक्वल टू y होगा। हाँ एक्स तो नॉट इक्वल आपने टू वाई होगा। हाँ हाँ ठीक है, सही बात बोल दी। एक्स नॉट इक्वल टू वाई और एक्स और इज एक इक्वल टू वाई। ठीक हाँ है मैम। अब ठीक है, हाँ यही गड़बड़ थी। ठीक है, तो हम लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वाई ना, एक्स इज इक्वल टू वाई पे तो फंक्शन 0 डिफाइंड है, पर क्या एक्स इज इक्वल टू वाई पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये चेक करना है हमें। ठीक है, अप्रोचिंग टू वाई, चलो थोड़ा सा यहाँ से हमें, यहाँ पे हमें अलग तरीका लगाना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन ही अलग हो गया, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बताती हूँ, जो सिंपल टाइप्स आती हैं पहले उनको देखते हैं। ये फंक्शन देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ठीक है। ठीक है, ये फंक्शन है। अभी ये फंक्शन 0 0 पे 0 है, और जब नॉन ज़ीरो नंबर्स आप इनके अंदर पुट करोगे तो ये फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से। अब इसकी लिमिट चेक करनी है, 0 पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, लिमिट एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0। ठीक है, ये चेक करेंगे हम। तो 0 0 पे अप्रोच करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब इस पॉइंट पे अप्रोच करने के लिए। तो सबसे अच्छा तरीका देखो क्या होता है, पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर ले। कोई भी इस टाइप का फंक्शन है जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो ये तो ज़रूर ही करना है कि हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। पोलर फॉर्म क्या कहती है, पोलर फॉर्म इस पूरे सिस्टम को आर और थीटा में कन्वर्ट कर देती है। यानी अगर मुझे 2 3 पॉइंट रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें उस कॉरेस्पॉन्डिंग आर निकालना पड़ेगा और थीटा निकालना पड़ेगा। पोलर फॉर्म सबको याद होगी कि हम एक्स को वहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, आर कॉस थीटा, और वाई को क्या डिफाइन करते हैं, आर साइन थीटा। और थीटा दोनों ही वेरिएबल्स होते हैं जो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हमें निकालने होते हैं। तो आर की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करके वो आता है 2 2 जा 4 3 3 जा 9 √13। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकाल के बता रही हूँ आपको पोलर फॉर्म, इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा पोलर फॉर्म में। आर की वैल्यू √13 आ गई, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स यानी 3/2। ठीक है, हमको इजी सा पॉइंट अगर लें, टेंजेंट इनवर्स √3 बन जाएगा ना इस केस में, और ये 2 बन जाएगा r। ठीक है, मैंने 1 √3 पॉइंट ले लिया। √3 का वो क्या होता है, 40 60 डिग्री होते हैं। √3 1 और √3 60 डिग्री होता है। थीटा 60 डिग्री आ जाएगा और r 2 आ जाएगा। तो इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 √3 को पोलर फॉर्म में, थीटा को आपको 60 डिग्री लेना है और 2 लेंथ का वेक्टर बनाना है, 2 लेंथ का वेक्टर बनाना है
एक यूनिट आप जो भी मान रहे हो उस हिसाब से आपको 1 लेंथ और 2 लेंथ 2 यूनिट्स का वेक्टर बनाना है और 60 डिग्री होना चाहिए इसका एंगल। ये जो वेक्टर है इसमें R2 है और ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, एक्स एक्सिस नहीं होती यहाँ पे, खैर आर और थीटा में ही सारा काम चलता है, लेकिन हम इसको बस देखते हैं इस तरीके से। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हट ही जाती है, एक्स और वाई को हमने चेंज कर दिया होता है इसमें। तो थीटा 60 डिग्री और ये जो लेंथ है वेक्टर की ये 2 है। जो भी हम यूनिट मान के चलें उस हिसाब से 2 लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है पोलर फॉर्म, लेकिन हमें इतना डिटेल्स निकालने की ज़रूरत होगी ही नहीं। जब हम एफ ऑफ एक्स वाई की बात कर रहे होंगे, इसकी लिमिट की बात कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक्स को क्या करेंगे, आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा एक्स की जगह। एक्स को आर कॉस थीटा पुट करेंगे, उसको आर साइन थीटा पुट करेंगे। मैम एक्स वाई की लिमिट भी चेंज करना है ना? हाँ, लिमिट भी चेंज करेंगे। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिमिट जब एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 चेंज होगी, जब एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो आर कॉस थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है और आर साइन थीटा भी 0 को अप्रोच कर रहा है। ऐसा कब होता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हो? ऐसा तभी पॉसिबल है, सेम थीटा वैल्यू के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब आर ही 0 को अप्रोच करता है। ठीक है, या फिर आर को आप इस तरीके से लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स और वाई दोनों को 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो आर भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को ही। तो इस पे जो लिमिट अप्लाई होती है वो होती है आर अप्रोचिंग टू 0 और थीटा अपना फ्री होता है। ठीक है, थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, थीटा फ्री होता है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे मैम cos थीटा फ्री क्यों होते हैं, ये समझ में नहीं आया। थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। व्हेन एक्स वाई टेंड्स टू 0 तो आर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर एक्स वाई पर डिपेंडेंट है ना, देखो थीटा तो एक्स और वाई 0 को किस किस पाथ से अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी पाथ से अप्रोच कर सकते हैं ना 0 0 को। तो जब आप थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स निकालोगे तो यहाँ पे कोई भी पाथ हो सकता है, वाई और एक्स का रिलेशन कुछ भी हो सकता है, किसी भी पाथ से अप्रोच कर सकते हैं। तो थीटा इज लाइक दैट पाथ जो इंडिपेंडेंट पाथ है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो थीटा फ्री है यहाँ पे। लेकिन आर पे कंडीशन लग गई, क्योंकि आर एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो दोनों ही 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो 0 + 0 आर भी 0 को अप्रोच करता है, वही लिमिट अप्लाई होती है ऊपर। तो ऊपर से आर क्यूब कॉमन, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन, तो ऊपर बन जाएगा आर कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, तो आर क्यूब ओवर आर स्क्वायर आर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाइड है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 ही होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, 1 आएगा। देखो ध्यान से देख लो ऊपर, ठीक है, वो आर क्यूब नीचे आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। मतलब ये तो 0 देगा मैम, ये क्या देगा, 0 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, 0 इंटू क्या हो रहा है ये, जीरो इंटू कोई बाउंडेड होगा मैम, बाउंडेड फंक्शन, तो 0 ही देगा। बाउंडेड होने का केस मतलब वो बात क्यों कर रहा हूँ हम, थीटा के ऊपर तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एक फिक्स्ड नंबर ही होगा। कॉस और साइन तो बाउंडेड होते हैं। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 2r, ऐसे भी लिख सकते हो आप, एंड वो 0 को अप्रोच करेगा तो लेस देन इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो, इन लेस देन इक्वल टू में भी लिख सकते हो, नहीं तो 0 इंटू बाउंडेड, मैक्स टू मैक्स कॉस की वैल्यू 1 हो सकती है, साइन की वैल्यू भी 1 हो सकती है, ये हो गया 0 इंटू। मैम यहाँ पे 0 इंटू बाउंडेड कैसे लिख रहा हूँ,
मतलब ये भी तो लिख सकते हो 0 इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। अगर मान लो यहाँ पर कॉस की जगह कोई टैन या कोटेंजेंट था होता था, हाँ या कोई भी हो, मतलब लेकिन थीटा तो अगर फिक्स्ड वो है यहाँ पे। थीटा फिक्स नहीं है पर थीटा पे डिपेंड नहीं करता। अगर मान लो इनफाइनाइट दे रहा इसकी तब लिमिट क्या होती है? मैम यहाँ पे तो साइन 1/x तो x के ऊपर डिपेंडेंट है। हम्म तो ये x कितनी मैम वैल्यूज मैम ले, मान लो नहीं 1/x मैम 0 के अराउंड कितनी वैल्यूज लेता है? मैम साइन 1/x कितनी वैल्यूज लेता है? आप थीटा को दुनिया का कोई भी नंबर रख लो, कॉस थीटा हमेशा बाउंडेड आने वाला है, साइन थीटा हमेशा बाउंडेड आने वाला है। इस फैक्ट को समझो। थीटा की मैम लिमिट x टेंड्स टू 0 एक x साइन 60 डिग्री, तो इसका आप नहीं क्या मैम, लिखोगे? मतलब मेनक का जो क्वेश्चन था वो ये नहीं था, वो बाउंडेड क्यों होगा क्यों नहीं होगा ये नहीं था। हम्म उसके क्वेश्चन था बाउंडेड को क्यों, मतलब इसका नीड क्या है इसमें, यही क्वेश्चन था ना मेनक का। हाँ मैम। हाँ, मतलब बाउंडेड ना होता तब मतलब तब क्या होता, यही क्वेश्चन था। बाउंडेड ना होता तो लिमिट कुछ भी हो सकती थी। कैसे मैम? कॉस की जगह आप टेन ले लो। जैसे अगर ये फंक्शन होता, मैं ये लगा लो r/y cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। मैं लिमिट अप्लाई करने से पहले थीटा इज इक्वल टू π/4 रख दूं, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। मतलब डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं डिफाइंड हुआ थीटा पे। मैम इस ये फंक्शन को 4 पार्ट से आप अप्रोच कर पाओगे? बिल्कुल क्यों नहीं, लिमिटिंग वैल्यू तो अप्रोच कर पाएंगे। देखो पहली बात तो ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए हर पॉइंट पे। ये जो भी फंक्शन आपके आया, ऐसे क्वेश्चन बाद में आएंगे भी, ये जो फंक्शन आया नीचे cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये जो भी कंप्लीट फंक्शन बना है ये डिफाइंड होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। लेकिन थीटा इक्वल टू π/4 पे डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके के केसेस बन सकते हैं, इसलिए जीरो को अगर आप किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, क्या है। थीटा पर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, थीटा गड़बड़ भी कर सकता है। जैसे 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा वाली कंडीशन कहीं आ गई तो आप इस लिमिट को ऊपर का चाहे कुछ भी आर वार कुछ भी पड़ा है, वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उसके अकॉर्डिंग। थीटा अगर π/4 को बहुत क्लोज हो गया, मान लो थीटा π/4 नहीं भी हुआ, थीटा π/4 के बहुत क्लोज हो गया, तो ये लिमिट क्या आने वाली है? ये जो भी फंक्शन है ये किसके पास जाने वाला है? इन्फिनिटी के पास। और थीटा अगर जीरो हो गया तो फिर ये जीरो आने वाला है। तो थीटा की वैल्यूज पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी ना। नहीं क्लियर हुआ? नो मैम। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर बताना मुझे। ये सेम डाउट और किसी को भी आ रहा है? नहीं मैम, इस तरह तो डाउट नहीं आ रहा मैम। फिर तो मैं आपको सेम एग्जांपल इसी पोलर टाइप का ही करवाऊँ, तब फायदा है। मैं ना, हम्म जाकिर सर का नोट है आपके पास? जैसे ये फंक्शन देखते हैं, इसकी लिमिट निकालते हैं फंक्शन, तो क्या ही देखें, x² माइनस y² x² प्लस y²। अब इसमें हम r cos थीटा साइन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि नीचे x² प्लस y² दिख रहा है ना। तो क्या करें, ऊपर करेंगे तो आ जाएगा r² cos² थीटा माइनस साइन² थीटा, और नीचे आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब cos² आर थीटा स्क्वायर लिख दो मैम। प्लस साइन² थीटा। और लिमिट r अप्रोचिंग टू 0, ऊपर भी r² है नीचे भी r² है,
नीचे तो 1 ही आ जाएगा इसकी वजह से, तो बच गए कंप्लीटली cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या आंसर बनेगा लिमिट का? मैम यहाँ पे r टेंस टू 0 लगेगा कैसे? वो लगेगा या नहीं लगेगा उससे क्या फर्क पड़ता है? लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 5, क्या आंसर आएगा? 5। तो फिर तो यहाँ पे भी x cos अप्रोचिंग स्क्वायर टू थीटा 0 माइनस कैसे साइन लगा? स्क्वायर थीटा आएगा। हाँ? मैम यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ऐसा थोड़ी है कि वो मना कर देगा कि r टेंड्स टू 0 आप नहीं लगा सकते, वो थोड़ी है, वो उसके लिए कांस्टेंट है, r उसके अंदर है नहीं, फ्री ऑफ r है वो। अब मेरे को ये बताओ, थीटा को आप 0 रखोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। थीटा को π/2 रखोगे -1 आएगा। थीटा को π/4 रखोगे 0 आएगा। थीटा की वैल्यूज चेंज करते जाओगे तो इस लिमिट की वैल्यू क्या चेंज नहीं हो रही है? यस मैम। और अच्छा मैम समझ यही आया अभी। इसके बाहर r मल्टीप्लाई होता तो ये सारा मैनेज कर लेता अंदर वाला बाउंडेड चीज को। 0 × 1 0 × -1 0 × मैम मैंने एनी। थीटा को कोई फिक्स्ड सोच रहा था। अच्छा, मुझे समझ में ही नहीं आई आपकी समस्या। हाँ हाँ थीटा मैम अभी फिक्स क्लियर नहीं हो है। गया। थीटा, उसका हिंदी बहुत अच्छा है ना मैम, इसलिए हाँ समझ में आपकी नहीं आता। हिंदी सच में बहुत अच्छी है। पता नहीं इतनी अच्छी कैसे है। खैर, मैं ये कह रही थी, मैंने जब शुरुआत में आपको यहाँ पे बताया था थीटा इज फ्री, तो उसका मतलब यही था, थीटा वेरिएबल था। फ्री मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा के पे डिपेंड करेंगी चीज़ें। यहाँ पे मैंने लिया है, मैं लिख भी देती हूँ। थीटा इज इक्वल टू क्या लिया है? 0। थीटा इज इक्वल टू π/2 और थीटा इज इक्वल टू π/4। इनके लिए हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आएंगी। आंसर आएगा इस लिमिट का डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वो आप लोग करना। एक लिमिट दे रहे हैं हम आपको। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बताना। अब कॉन्टिन्यूटी आपको पता है कैसे चेक करनी होती है। लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। जो सेम तरीका वहाँ था वो यहीं, वो भी यहीं पे, मतलब वो यहाँ पे भी है। बस डिफरेंस कितना है? डिफरेंस सिर्फ इतना ही, लिमिटिंग वैल्यू चेक करने का तरीका बदल गया है ना। कौन कौन है क्लास में इस वक्त? बहुत लोग हैं मैम, बहुत लोग हैं। प्रेजेंट बोलो। मैं रोल नंबर बोलती हूँ, प्रेजेंट करना। बहुत लोग हैं। मैम प्राची तो आई थी, गायब हो गई। हाँ, वो आज ना वो पी कलिका वाला नोट आ गया मैम मेरे पास, आ गया। प्रिंट आउट निकल के। अच्छा, तो मैम वो तो छोटा मोटा मुहावरा हो गया मैम। क्या, किस लिए? छोटा मैं क्लास के एंड में दिखाऊंगा मैम आपको। कुछ गलत प्रिंट हो गया होगा। नहीं नहीं मैम, हम्म, वही आया, पर बहुत मोटा आया, मतलब बहुत। फिर आपने कहा नहीं उस जिसने निकाला उसको कि ये क्या निकाल दिया? चलो मुझे दिखाना वैसे कैसा आया है, ठीक है मैम। एंड में दिखाना। चलो शाम को ही दिखाना, वैसे मुझे जल्दी होती है इस टाइम थोड़ी। ओके मैम। 3:30 बजे मैं ओवर करके आपको भेज दूंगी। शाम को दिखाना मुझे क्लास से पहले। ये बताओ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। जो बताएगा मैम उसको क्या करते हो इतना जल्दी? एक चॉकलेट मिलेगी। क्या? रुको मैं बता देता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस के। बस रोतक आना पड़ेगा। रुको मैम। भाई मैं दूर से बैठे बैठे कैसे मैम इतनी जल्दी क्या करते हो? हाँ मैम, ये कंटिन्यूअस होगा होगा होगा। 3-3:30 बजे हमारा लंच टाइम होता है ना, इसलिए मुझे जल्दी होती है खाने की। इतना देर? हाँ, इतना देर ही होता है हमेशा तो हमारा। मैम को क्यों बोल रहा है? मैं भी अभी तक नहीं खाया, ऐसे बोल रहा हूँ कि और मैम हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है आपका? 9:30 PM। ब्रेकफास्ट का टाइम 10। और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कोई होता है ब्रेक?
मन किया तो कुछ खा लिया, नहीं तो ऐसा कुछ खास नहीं। मैम होगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस होगा। अच्छा यस, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वो 0 की बराबर होगा। चलो डिफरेंशिएबिलिटी तो हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी में तो मत जाना। ये मत बताओ डिफरेंशिएबिलिटी के, बोलो वो नहीं होगा मेरे से। हाँ वो हम बोल भी नहीं रहे हैं, वो उसमें कुछ अलग भी हो हाँ, सकता है, बाकी मुझे पढ़ना है, मैं तो भूल चुकी हूँ डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ ऐसे तो अलग नहीं होगा, इस टाइप के फंक्शन में नहीं होता कुछ अलग। देखो आर स्क्वायर टू ये आर, वाला हम इसी में ये वाला काम सही कर है रहे हैं मैम। अब तक। हाँ ये सही है, आर स्क्वायर टू आर में जब तक काम कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिमिट चेक करो। उसमें थोड़ा हम आगे इधर उधर जाएंगे तो हम बताएंगे आपको कि कुछ अलग आता है कि नहीं। इसके साथ एक और क्वेश्चन करना जिसका हो जाए ये। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा ये मैंने आपको पोलर से तो बता दिया, यही वाले क्वेश्चन को अभी हम एक और तरीके से देखते हैं, बिना पोलर के भी देखा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हम 11 से ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। इसमें सर 4 क्लासेस चाहिए जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। कब ग्रुप थ्योरी होगा मैम? 11th, अच्छा 10th से इधर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हमारी सिटी में। वैसे वो वक्त क्लासेस मैं तो स्टार्ट कर नहीं रही हूँ, पर हाँ कुछ एक दो काम होंगे 8th 9th को, तो हो सकता है थोड़ा उनमें टाइम लग जाए। तो देखो मैं शेड्यूल बता देती हूँ। आज 5 है, शेड्यूल मत बताओ मैम। 5 6 7 8 ये क्लासेस चलेंगी। इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन रहता है, जो लीनियर का भी रहता है वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लीनियर का आपका थोड़ा सा रहता है, एक दिन निकाल के। कल तो एक ही क्लास है शाम को, आज 2 क्लासेस हो गई। कल सिर्फ इवनिंग वाली क्लास है, इवनिंग में 6 बजे रख लेंगे। और 7 तारीख को 2 क्लासेस होंगी, उसमें कुछ ना कुछ डिस्कशन होगा। एक क्लास में डिस्कशन, एक क्लास में ऐसे पढ़ाया जाएगा। दोपहर वाली क्लास में पढ़ाया जाएगा, शाम को डिस्कशन होगा। और 8 को भी 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। 9 और 10 में से 10 को मैं टेस्ट रख रही हूँ, ध्यान से सुन लो, अभी फिर कहोगे कि 10 को टेस्ट रखेंगे। सेवरल वेरिएबल का तो है ही, इसके साथ डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी नहीं, कॉन्टिन्यूटी नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी रख लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। मैम कंटिन्यूटी भी रख दो, हाँ उसको भी, मैम। वो भी क्या क्या ही दोस्त किया। नहीं, फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं 2 टेस्ट लेना चाहती हूँ ना, इसलिए 15 को लीनियर का रख दो मैम। रुक जाओ, मेरे को तो सांस लेने दो। टेस्ट बनाते बनाते मेरी हालत खराब हो जाएगी। सेवरल वेरिएबल, मतलब निर्मल लोग कुछ और ही जोश में है। यहाँ पे कुछ अगर तुम असाइनमेंट वगैरह बची होगी, जो भी असाइनमेंट होगी सेवरल वेरिएबल की, या कुछ भी और कुछ बचा होगा, तो 9 को वो देख लेंगे, 1 क्लास या 2 क्लास लगा के। हो सकता है 9 को मैं बिजी रहूँ थोड़ा सा। सेवरल वेरिएबल का टेस्ट होगा, और इसके साथ डिफरेंशिएबिलिटी का मैं अलग से लेना चाहती थी। ओके मैम, तो 11 को रख दो मैम। चलो इसमें अभी डिफरेंशिएबिलिटी आप तैयार करके चलो, इसको देखते हैं हम। उसके बाद एक फाइनल टेस्ट होगा, कॉन्टिन्यूटी प्लस डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब 15-16 तारीख को अराउंड। कॉन्टिन्यूटी प्लस मैम उसमें सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी सीरीज भी इंक्लूड कर देना। प्लस सेवरल वेरिएबल। क्या? सीक्वेंसेस भी ऐड कर देना उसमें, एकदम मतलब हेवी भरकम, भारी भरकम वेटेज चाहिए मैम। ठीक है, पर मैम 15 16 को लीनियर का रख लो ना, वही अच्छा होगा मैम। लीनियर का हाँ मैम, 15 को लीनियर रख दो। मतलब मेरा टारगेट है मैम नवंबर में सिलेबस खत्म करना। ये हो गई पूरी बात। सिलेबस मतलब ऑर्डिनरी फॉर्डिनरी नहीं, मतलब ग्रुप थ्योरी तक अगर हो जाए ना, तब बहुत बड़ा बर्डन हमसे मतलब
तो कॉन्टिन्यूटी आपको इसमें साथ में पढ़ते रहना होगा। तो ये जो टेस्ट है ये मैं 20 के अराउंड रख दूंगी, 2021। 15-16 के अराउंड लीनियर का फुल टेस्ट रख लेंगे। हाँ मैम। ये 2021 से थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा सा गैप तो रहेगा ही, 4-5 दिन का एटलीस्ट गैप रखेंगे ताकि आप पढ़ भी पाओ। 9th को ज़्यादा आप पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो 10th को जो टेस्ट है उसके लिए प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आज दूंगी कल तक करके आ जाना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे। और मैम मेरे एक बात बताना था मैम, वो क्या बोलते हैं आज, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का वो होगा असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर। वो आपने एक क्लास लेने के बाद वो अच्छा होता मैम। वो क्लास तो मैं लूंगी, सोच तो रही थी शाम को ही लूंगी। कंप्लीट तो नहीं होगा ना डिस्कशन उसका, वैसे भी टेलर्स मतलब थ्योरम। बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब मेरे को ना वो नैनेस को भी थोड़ा मतलब डिफरेंशिएबिलिटी में और थोड़ा मतलब टाइम चाहिए मैम, वो क्वेश्चन बहुत तो हार्ड है। शाम को मैं टेलर्स थ्योरम करा दूंगी, जितना बचा पोर्शन है आपका अच्छे से क्लियर करा दूंगी। कुछ डाउट हो डिफरेंशिएबिलिटी में वो ले लेना, इसको हल्का फुल्का देखना हो तो चलो इसको तो कल ही करेंगे, इसको नहीं करेंगे शाम को। ठीक है मैम। ठीक है, तो ठीक है, जो बचा हुआ पोर्शन है वो करा देंगे, और कल फिर क्वेश्चंस अच्छे से करके आना, डिस्कस कर लेंगे कल या परसों जब भी क्लास होगी 2। ठीक है, अभी इस पे वापस आते हैं। तो मुझे लगता है फर्स्ट सबका हो गया होगा, 0 इंटू बाउंडेड प्लस 0 इंटू बाउंडेड कर करके डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी थी, कुछ ज़्यादा 3-5 नहीं थी इधर। ये यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते थे, x भी अप्रोचिंग टू 0, y भी अप्रोचिंग टू 0, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, हमें ये दिख जाता कि एक भी ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, जैसे हम सिंगल वेरिएबल में कर रहे थे अब तक। ठीक है मैम, फिर x और y की तो साथ साथ लिमिट अप्रोच होंगी 0-0 को, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, x और y की देखो साथ साथ लिमिट अप्रोच होंगी 0 को, x भी अप्रोचिंग टू 0, y भी अप्रोचिंग टू 0, आप ये कह रहे हो, है ना। इसके अंदर आपने एक Yes. फंक्शन पढ़ा था सिंगल वेरिएबल में, उसको याद करना, x sin 1/x। तो इसकी भी लिमिट अप्रोचिंग टू 0 साथ में होती है, मतलब ये जो जब आप लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 करते हो तो ये तो 0 को जाता ही जाता है, ये वाला भी तो 0 को जाता है, और यहाँ पे भी तो सेम कंडीशन हो रही है। यहाँ पे बस y नाम दे दिया उसको, वो भी 0 को जा रहा है, यहाँ पे x ही नाम था उसका, यस मैम। है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोचिंग टू 0 है और 0 पे फंक्शन अलग से डिफाइंड है, हमें लिमिट अप्रोच करानी है 0 को। ठीक है, मैं उसकी भी बात बताऊंगी कि बारी बारी से लिमिट कैसे अप्रोच कराते हैं, साइमल्टेनियस लिमिट बोलते हैं उसको, उसकी भी उस पर भी हम आएंगे थोड़ी देर में, या फिर कल करेंगे उसको। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस आएगा, किसी को फिर भी डाउट लग रहा हो तो पूछ ले। और सेकंड में देखो, सेकंड में ये तरीका हो सकता है करने का, अगर हम सिंपल अप्रोच से देखें इसको, एकदम लॉजिकल अप्रोच से, मैंने अगर y इक्वल टू एक्स पुट कर दिया होता, अगर मैंने ये पाथ सिलेक्ट किया होता y इक्वल टू एक्स, यानी इस पाथ से हम 0 पे आ रहे होते, तो क्या आंसर आता, मतलब लिमिटिंग वैल्यू क्या आती, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, y अप्रोचिंग टू 0, f ऑफ एक्स वाई की क्या लिमिट आती, y इक्वल टू एक्स, सीधे पहले y इक्वल टू एक्स आप पुट करते, उसके बाद अप्रोचिंग देखते, समझ रहे हो, पाथ पहले आप पुट करोगे, 0 आती, उसके बाद कोई और पाथ सोच लो कुछ अलग सा। y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, हाँ y इक्वल्स टू 0 से भी अप्रोच करा सकते हैं, x इक्वल टू 0 से भी अप्रोच करा सकते हैं, दोनों ही पाथ देख लेते हैं लगे हाथ, ताकि और क्लैरिटी हो जाए। पाथ x इज इक्वल टू 0 ले लिया मान लो हमने, इस पाथ के लिए x को 0 आप पुट करोगे, ये 0 हो गया सारा, तो ये -1 साथ में पड़ा हुआ क्या हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आपका लिमिट y टेंडिंग टू 0 माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ Yes, मैम ma'am. हुआ। पाथ ले लो अब y इज इक्वल टू 0, अब क्या करना होगा हमें, y तो 0 ही हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं एक और वैलिडेशन भी आपको करा देती हूँ, कहीं किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन लग रहा हो वो अभी क्लियर हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया 1, पहले आया था 0, सेकंड पाथ में आया -1, थर्ड पाथ में आ गया 1, तो
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे भी 2 से भी हो सकता था, मैंने 2 3 सिर्फ आपको दिखाने के लिए करा दी कि हाँ देखो 3 अलग अलग पाथ से 3 अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। एक जनरलाइज्ड पाथ लेके भी अभी आपको कराती हूँ। उससे पहले जो पाथ हमने सबसे पहले लिया था वो था कौन सा था, y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स पाथ इसके अंदर होगा या इसके अंदर होगा? मैम सेकंड वाला के। और कोई कुछ बताना चाहेगा? नहीं मैम मैम। दोनों में ही तो हो रहा है। दोनों में ही हो रहा है वो ठीक है, पर उस पे तो फंक्शनल वैल्यू देख रखी है ना, y इक्वल टू एक्स मतलब 0 इक्वल टू 0, उस पे तो फंक्शनल वैल्यू 0 ही दे रखी है। पर आप उस हाँ पॉइंट मैम पे जीरो। अप्रोच कर रहे हो ना, आप ये ध्यान दो कि 0 0 एक पॉइंट है जिसको आप एक y इक्वल टू एक्स पाथ से होते हुए जा रहे हो, अप्रोच करते हो। y इक्वल टू एक्स पाथ इसके अंदर आएगा। y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है? ऊपर वाले का मतलब है दोनों इकट्ठे 0 ना हो, दोनों इकट्ठे 0 ना हो, एक 0 हो जाए, मान लो x 0 हो जाए एक बार में, y नॉन 0 हो जाए, तब भी ये इसी के अंदर आएगा। नीचे वाला कह रहा है कि दोनों इकट्ठे 0 हो गए। ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों पॉइंट्स x और y इकट्ठे 0 हो गए, नीचे वाला कह रहा है। जब हमने यहां से पाथ x इज इक्वल टू 0 लिया और नीचे y अप्रोचिंग टू 0 कराया, तो क्या दोनों एक साथ 0 हुए? पहले हमने x को 0 कर दिया, उसके बाद y अप्रोच करा रहे हैं 0 को, y इक्वल टू 0 नहीं, y अप्रोचिंग टू 0, तभी तो ये लिमिट -1 आई, नहीं तो 0/0 फॉर्म बन जाती। अप्रोचिंग में और एग्जैक्ट में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की अगर किसी को क्लैरिटी है तो यहाँ आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। क्लियर मैम। तो तीनों पाथ जो हमने लिए, जैसे तीसरा यहाँ पे लिया y इक्वल टू 0 पाथ, y इक्वल टू 0 पाथ इसके अंदर आएगा, क्योंकि पहले आप y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस देख रहे हो, x एक्सिस की तरफ से अप्रोच करते करते आ रहे हो उस पॉइंट पे, वो तो एक सिंगल पॉइंट है, और इस पॉइंट के अलावा जितने चीजें हैं वो सब उस ऊपर वाले के अंदर पड़ी हैं, नीचे वाला तो पॉइंट है, सिंपल सी बात है, वो एक सिंगल पॉइंट है। ठीक है, तो बस बाकी सब कुछ ऊपर है और सिंगल पॉइंट नीचे पड़ा है। 3 पाथ के अकॉर्डिंग हमें 3 अलग अलग आंसर मिले, तीनों के लिए 3 अलग अलग आंसर हैं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस पाथ को अगर जनरलाइज भी करना होता तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते थे। ये देखो y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करते तो क्या होता, y इज इक्वल टू एम एक्स पाथ कैसे हो सकते हैं? ऐसी लाइंस होती है ना जो ओरिजिन से पास हो रही हूँ, ओरिजिन पे ऐसे 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 इंटरसेक्ट कर रही हूँ, पता ही है y इक्वल टू एम एक्स तो सबको। तो लिमिट यहाँ हम क्या करते हैं, y को तो x की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पड़ता तो यहाँ पे लिमिट m के ऊपर डिपेंड कर जाएगा ना। तो क्या आता है, ये सबने अपनी बीएससी में किया होता है। न्यानेश आपके सिलेबस में आया है अभी कि नहीं? एक्स स्क्वायर यस मैम। माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। दीपांश आप क्लास में हो कि नहीं? ये क्या आ जाएगा, ऊपर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, नीचे से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आप m को जो मर्जी लेना चाहो, उस m के लिए आपको ये लिमिट मिलती जाएगी। सपोज मैंने m को 0 ले लिया, m को 0 लिया होता तो ये पाथ क्या बनता, यहीं से देख लो, m को 0 लिया होता है तो ये पाथ y इक्वल टू 0 मिलता। मतलब हमारा जो केस 3 था उसमें वैल्यू 1 आ रही थी ना, देखो उन्हीं तीनों केसेस को जनरलाइज कर दिया हमने, उसमें 1 आ रहा था, तो m को 0 लोगे तो यहाँ भी तो 1 आ रहा है। ठीक है, अगर m को क्या ले, हम m को ले लें 1 ले लें, हाँ m को 1 ले लें तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। वो कौन सा था, y इक्वल टू एक्स पाथ। और m को थोड़ा सा यहाँ से आइडिया भी ले सकते हो कि m को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे तो थोड़ा थोड़ा ये x इज इक्वल टू 0 टाइप का दिखेगा, पर खैर डायरेक्टली आप
नहीं ले सकते इसको y इज इक्वल टू एम एक्स को, x इज इक्वल टू 0 तो नहीं बना सकते, तो x इज इक्वल टू 0 वाला जो पाथ हमने लिया था वो थोड़ा अलग लाई करेगा इससे। पर खैर इतना आप काम अब कर लो ना तो आपको लिमिट का आइडिया बहुत इजीली लग जाता है। इसमें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लिमिट्स भी आ सकती हैं। एक कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन देख लें, अगर ये क्लियर हो तो। यस मैम। हाँ मैम। जैसे थोड़ा सा इसमें हम वेरिएशन अगर करें, ये लिमिट पूछ ली जाए हमसे एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई की 6, बताओ वाई अगर हम ये पुट करें ना इसमें आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा तो बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर हम करेंगे तो क्या होगा, आर कॉस थीटा आर क्यूब साइन क्यूब थीटा बाय आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर की 6 साइन की 6 थीटा, लिमिट आर अप्रोचिंग टू 0। तो अब क्या होगा, कौन से आर कैंसिल हो सकते हैं यहाँ से, ऊपर और नीचे से आर स्क्वायर कॉमन आके वो कट सकता है, तो ऊपर बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर की 4 साइन की 6 थीटा, लिमिट आर अप्रोचिंग टू 0। ये बनेगा, कुछ और बनेगा, आर स्क्वायर आर की 4 और ये हो गया ये। अब अगर थीटा यहाँ पे देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ऊपर तो 0 बन रहा है ठीक है, लेकिन नीचे अगर 0 बन गया तो प्रॉब्लम है ना। नीचे 0 कब बन सकता है, किस थीटा के लिए बन सकता है, अगर थीटा को π/2 टाइप का कुछ ले लिया जाए, मतलब मान लो हमने थीटा को π/2 पुट कर लिया तो ये क्या बनेगा, 0/0 सॉरी 0/r की 4 साइन की 6 थीटा, मतलब साइन की 6 π/2, तो साइन तो 1 ही हो जाएगा π/2 पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ मैम। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा नॉन जीरो है तब तो चलो सही है। वैसे हमें यहाँ से दिख भी गया कि ये लिमिट इनफाइनाइट आ रही है, और यहाँ से और कुछ भी इनफाइनाइट के अलावा भी कुछ दिखा सकते हैं हम कि नहीं, एक्स को माइनस अगर हाँ एक्स इक्वल टू वाई क्यूब इस बात से चेक करें तो हाँ उससे तो करें, लेकिन इससे एक बार देखो, उससे तो करेंगे ही अभी हम। इन्फिनिटी ही देगा ये हमेशा, और तो कुछ देगा नहीं। जब भी कॉस 0 होगा इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। चलो वैसे तो यहाँ पे अगर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन दिया होता कि 0 पे 0 है तो फिर हम यहीं से कॉन्ट्रडिक्शन लेके आ जाते, पर इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी हो सकता है। यहाँ पे y की 3 पावर है, x की 1 है, नीचे x की 2 पावर है और y की 6 है। तो x को y की टर्म्स में अगर हम एडजस्ट करना चाहें, यानी कि अगर x को y क्यूब पुट कर दे तो देखना ये क्या फंक्शन क्या बनेगा, मतलब ये वाला अगर पाथ लेके चले x इज इक्वल टू वाई क्यूब तो देखना क्या बनेगा, y क्यूब इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाय y की 6 प्लस y की 6, तो ऊपर भी 6 बन गया नीचे भी 6 बन गया, ये आ गया y की 6/2 रेज टू y की 6 इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा। लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 चल रहा था, ये 1/2 आंसर आएगा। ठीक है,
अब यही आपने x इज इक्वल टू वाई क्यूब लिया, यही आपने x इज इक्वल टू 2y³ ले लिया होता तो उसके अकॉर्डिंग आंसर अलग आता। यानी कि अगर मैं जनरलाइज करके बता दूं इसको, तो x इज इक्वल टू my³ लेके चले अगर हम, तो देखो क्या आता है। पाथ कौन सा ले रहे हैं, x इज इक्वल टू my³। ये हमारे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि हम ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ बैलेंस करके लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिट्री दिख रही है हमें इसमें कि कुछ ना कुछ पुट करने से काम बन जाएगा। एक्स को कुछ कुछ कम पावर्स हैं तो एक्स की पावर्स कुछ बढ़ा के वाई के साथ कॉमन कर दो ताकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए। तो ये बन जाएगा my² ऊपर बनेगा और नीचे बन जाएगा m² +1 और बाहर कॉमन आ जाएगा y² करके देखोगे यही आएगा। ये आ जाएगा m/m² +1 विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन m को 1 लो, 2 लो, 0 लो, उस हिसाब से वैल्यूज इसकी चेंज होती रहेंगी। ठीक है, मैम 0/0 फॉर्म इंफिनिटी होता है? नहीं, 0/0 फॉर्म इन्फिनिटी थोड़ी होता है। मैम फिर आपने इंफिनिटी क्यों लिखा है ऊपर? अच्छा, ऊपर 0 है यहाँ पे, मैंने क्यों किया था, यहाँ ऊपर 0 आ रहा था और यहाँ पे 0 प्लस r⁴ आ रहा था। हाँ तो ये 0 ही आ गए, तो फिर तो इस हिसाब से r अप्रोचिंग टू 0, 0 बाय जीरो ही आएगा इस हिसाब से तो। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, 0/r के बाद इस हिसाब से तो ये 0 ही दे देगा, 0 ही आ जाएगा इस हिसाब से कंप्लीट आंसर, क्योंकि ऊपर 0 आ चुका था ना, नीचे r⁴ आ रहा था। लिमिट तो बाद में अप्लाई होगी, पहले तो ये देखा जाएगा, ये तो 0 ही दे देगा। तब तो मैं लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन नीचे में तो लिमिट एग्जिस्ट ना हो रहा था। तो इससे इस बात से कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है, बाकी मेरे को देखना पड़ेगा ये। वैसे तो ये जनरलाइज तरीका भी है करने का। sin 6 cos square r⁴ मैम अगर थीटा को π/2 की जगह दूसरा कोई डिग्री लिया जाए, मतलब π/6 या कुछ और? हाँ, थीटा को π/2 पुट किया था तब 0 आया था ना ये तो थीटा इज इक्वल टू हाँ, π/2 के मतलब लिए आया थीटा था। के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। एक बार थीटा को कुछ और पुट करते हैं, थीटा को π/2 अगर सॉरी थीटा को 0 पुट करें तो ऊपर बनेगा 0 और नीचे क्या बन जाएगा, नहीं 0 मत पुट करो, थीटा को पुट करते हैं 30 डिग्री, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1/√2 √3/2 कुछ ऐसा नॉन जीरो नंबर बनेगा। तो r² इंटू सम नॉन जीरो नंबर के डिवाइडेड बाय r की मतलब कुछ l प्लस r⁴ टाइम्स कुछ m। तो अब इसकी लिमिट निकालेंगे तो ये भी 0 ही आ रहा है। साइन
अच्छा इन्फिनिटी आ रहा है यार, तुम लोग भी बता नहीं रहे हो, कमाल है। 1/0 इन्फिनिटी आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू, मैं लिमिट ही गलत निकाल के बैठी हूँ, हमारा ध्यान भी नहीं है लगता है। थीटा इज इक्वल टू π/6 पुट किया था, जो भी किया था, ठीक है ना। ऊपर कम पावर है, नीचे r पावर ज्यादा है ना, कहाँ चले यस गए। मैम। ठीक है, एक में 0 आ रहा है, एक में इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये तरीका भी बढ़िया है। कुछ ना समझ में आया तो r cos थीटा sin थीटा करना ठीक ही रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है, और अदरवाइज सही है ये तो काम। ठीक है, आपको ऐसा पाथ mx वाला पाथ पता चल जाए तो भी बढ़िया है। कुछ एक दो और नई टाइप्स अगर मुझे मिलेंगी तो मैं कल आपको बताऊंगी। बाकी जितनी मैंने टाइप्स कराई हैं आपको, उसके बेस पे होमवर्क दूंगी, वो कल की क्लास में आपको करके आना है, और शाम को डिफरेंशियबिलिटी पूरा रिवाइज करके अच्छे से। कोई दिक्कत आ रही हो तो बताना, किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, और प्रीवियस ईयर करके आना। प्रीवियस ईयर हाँ वैसे जी साहब। डिस्कस नहीं होंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर करते रहो साथ साथ। हाँ मैम, वो तो टेलर्स करते थ्योरम, रहूंगा ही। हाँ टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन और जो भी टॉपिक्स कुछ कुछ रहते हैं, एक दो वो करेंगे शाम को। हाँ मैम। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं आपसे। ठीक है मैम। हाँ, तो मिलूंगा।